कई सारे लोग जो जनरल स्टडीज़ निकाल लेते हैं वो सी सेट में रह जाते हैं। आप हर हफ्ते एक टेस्ट दीजिए। टेस्ट करके आप अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई कीजिए कि ये मेरी गलतियाँ हैं। उनको आप किसी भी यूट्यूब वीडियो से या फिर कोई भी ऑनलाइन माध्यम से सीखें और इम्प्रूव करें, अपने नोट्स बनाएं अपने गलतियों पर। जी, यूपीएससी के प्रेम की बात तो हमने कर ली, आपके प्रेम की बात करते हैं। कोई गर्लफ्रेंड रही है आपकी? गर्लफ्रेंड पे किताबें ही रही हैं भैया। मुर्गी पहले आए अंडा, क्या ऐसे सवाल सच में पूछे जाते हैं? आई थिंक ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की फिल्म है। राम मंदिर बनना सही था, तो आप इसका आंसर कैसे प्रेम करते हैं? मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको जरूर छक्का मारना चाहिए। देश का सबसे कठिन और थका देने वाला एग्जाम की बात करें तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा सबसे कठिन एग्जाम में से एक मानी जाती है। और कठिन हो भी क्यों ना, इससे देश के सर्वश्रेष्ठ पदों की भर्ती की जाती है। यूपीएससी ने कुछ ही समय पहले अपने सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। ग्वालियर के माधव अग्रवाल ने इसमें 211वीं रैंक हासिल की। माधव पहले सीए भी रह चुके हैं। अब वो ये हो भी गया था तो हमने सोचा क्यों ना एक पॉडकास्ट आपके बीच में लेके आया जाए। तो आज के पॉडकास्ट में हम माधव अग्रवाल जी से बात करेंगे। तो ये रहा आपके सामने ये पॉडकास्ट है। नमस्कार, मेरा नाम अंशुल मिश्रा है। द ओपन स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। गुरु ड्रीम फाउंडेशन द्वारा एक प्रयास है आप सभी तक बहुत सारी कहानियाँ पहुँचाने का। आज हमारे साथ हैं माधव अग्रवाल जी, या कहें आईएएस माधव अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी सर, स्टार्टिंग इसी चीज़ से करते हैं। माधव से आईएएस माधव होकर आपको कैसा लग रहा है? स्टार्टिंग से ये एक कह सकते हैं कि पेरेंट्स का एक सपना था कि सिविल सर्वेंट बनूंगा। इनिशियली मुझे ज़रूर लगता था कि यार ये मेरी फील्ड नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए। मेरा अकाउंटिंग या फाइनेंस से पैशन था। बट ग्रेजुअली मैंने वर्क किया और आगे प्रोसीड किया तो फिर इस चीज़ की वैल्यू मुझे समझ में आई कि इस चीज़ से अपन समाज में कितना बदलाव ला सकते हैं। तो मैं थैंकफुल हूँ और ग्रेटफुल हूँ कि अपॉर्चुनिटी बदल बती। जी, कहते हैं कि अगर कोई ऊंची इमारत बनानी हो तो उसकी नींव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थी जीवन की नींव रखी जाती है स्कूल्स में, विद्यालयों में। आपकी नींव कैसे मजबूत हुई? आपकी स्कूलिंग के बारे में बताइए। मेरी 5वीं कक्षा तक स्कूलिंग ग्वालियर में ही हुई थी, लिटिल एंजल स्कूल में। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने एक निर्णय लिया कि तुम ना बोर्डिंग स्कूल में जाओ। जी, तो क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था, वो चाहते थे कि मुझे और अपॉर्चुनिटी मिले, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। तो मैं इधर डेली कॉलेज इंदौर में गया। उनका एक बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है और उसकी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में गया मैं। मेरे भाई के साथ मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, बट उसमें सिचुएशन ये हुई कि मेरे भाई का नहीं हुआ और मेरा हो गया। फिर उस टाइम पर हमने डिसाइड किया कि यार अपॉर्चुनिटी अच्छी है, इसको टैप करना चाहिए। अरे फिर उससे ग्रो किया। मैं 7 साल बोर्डिंग स्कूल में रहा, 6 to 12। एंड आई थिंक वो जो लॉन्ग टर्म विजन था मेरे पेरेंट्स का, यार इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, उसने मेरी पर्सनालिटी को बहुत फंडामेंटली शेप किया। क्योंकि 6 क्लास वाले की 11 ईयर्स की एज में आप हॉस्टल में हो और पेरेंट्स से अलग हो, तो आप पढ़ाई तो सब सीख ही रहे हो, स्पोर्ट सीख रहे हो, बट आप पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस सीख रहे हो, फैमिली की इंपॉर्टेंस सीख रहे हो, पैसे की इंपॉर्टेंस सीख रहे हो। एक बार हम कुछ ही पैसों से एक बार मॉल में घुस गए एक शॉप में जिसमें इतनी महंगी महंगी चीज़ें थी। उस टाइम रियलाइज़ हुआ कि एक बार बहुत फ़नी इंसिडेंस है कि हम पिज़्ज़ा हट में थे। वहाँ पे हम लोगों ने पैसे जो गुजार के डिसाइड किया कि पिज़्ज़ा खाना है जी, और टैक्स जोड़ा नहीं। बट फिर हमने डिसाइड किया कि अब कैसे करें, अब पैसे तो बचे ही नहीं। फिर हमने उनसे ओनर से रिक्वेस्ट किया कि सर उनको बता भी टैक्स भी जुड़ गया। तो इस टाइप से अपन जब अपनी नींव ही इस तरीके से रखी गई है, जब अपन को हर चीज़ की इम्पोर्टेंस और उसको एक अपनी पर्सनैलिटी में एम्बेड किया है, तो एक ये बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस है। इसके बाद एक इंटरव्यू मैंने आपका देखा जिसमें आपके माता जी बोलती हुई नज़र आती हैं कि एक मार्क्स के पीछे लड़का लड़ जाता था। क्या इंसिडेंट था वो? वो मेरे ग्वालियर के स्कूल में इंसिडेंस था, जिस मैं अभी डिस्कस भी कर रहा था कि शुरुआत से ही एक एप्रिसिएशन का बहुत भारी रोल रहा है मेरी लाइफ में। जी, तो जैसे अपने पेरेंट्स रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, तो मैं एक नोटबुक में स्टार भी लेके आता था, तो वो ऐसे मुझे अप्रिशिएट करते थे जैसे कि ओलंपिक मेडल थे क्या है। तो उससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता था कि यार मैं और करूँ और अच्छा परफॉर्म करूँ, क्लास में अव्वल ना हो। तो वो इस इंटेंसिटी पे आ गया कि यार मेरा 1 मार्क्स भी क्यों काट गया। एक मेरी हिंदी टीचर थी, मेरे नंबर कम आए थे, तो वो मम्मी हमेशा यही क्वेश्चन करती थी कि यार अच्छा और पुश करो, अपनी लिमिट्स को
पुश करो, ऐसे स्ट्रेस में नहीं आना है अपने को, बट मैं तो वो मैं अपनी टीचर से ही लड़ गया जो है वो एक नंबर आपने काटा ना हो रहा। तो वो एक फ़नी इंसिडेंस है जो मम्मा ने भी याद करती। आपने बताया कि पेरेंट्स का ड्रीम मतलब यूपीएससी आपको कराना, तो कैसा संबंध है आपका अपने माँ बाप से, मतलब कैसा रिलेशन है भाई, किस रिलेशन के बनते ही इसको बोला? माँ बाप से मतलब मैं बहुत टाइम के लिए दूर भी रहा हूँ, जैसे 7 साल मैं पहले दिल्ली कॉलेज में रहा इंदौर में, उसके बाद 5 साल मुंबई में रहा। पहली बार जब दिल्ली कॉलेज हॉस्टल से छुट्टी मिली थी 2 दिन की, वीकेंड मिला था, ठीक बार था, रोक के आओ आप, फिर वापस हॉस्टल आया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं तो आऊँगा ही नहीं हॉस्टल में। तो एक वो होम सिकनेस इनिशियल फेज में रहती थी, बट बाद में ये ज़रूर समझ में आया कि वो मेरे हित की सोच रहा है, और ये जो दूरी थी ये मेरा मोटिवेशन बना है। जी, मैं ये ज़रूर सोचने लगा कि यार अब मैं दूर रह रहा हूँ अपनी फैमिली से, जब क्यों ना मैं इसको अपने बेस्ट पोटेंशियल के लिए यूज़ करूँ, अपनी फुल एनर्जी लग। तो ये प्यार जो रिस्पेक्ट है वो मेरे लिए भी करता हूँ, एक फ्रीडम भी देते हैं कि यार तुम पढ़ो, तुम्हें आगे बढ़ जाए करो। ये एक तरीके की पेरेंटिंग होती है कि वो आपको हर चीज़ में टोकते हैं कि यार ये इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। उसके बजाय मेरे को थोड़ा फ्रीडम मिला कि यार अच्छा आपको सीए करना है, चलो एक्सप्लोर करो, पढ़ो। आपको यूपीएससी की तैयारी करना है या इस फील्ड में जाना है या आपके के लिए जाना है, आप जाओ। जी, तो उस लेवल का एक रिलेशन आई थिंक मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ टुवर्ड देम। आपने हॉकी भी खेला है? हाँ, और बताइए हॉकी का एक्सपीरियंस। तो इनिशियली जैसे दिल्ली कॉलेज में हम लोग एक स्पोर्ट चूज़ करते थे, तो मैंने हॉकी को चुना या फिर रादर हॉकी ने मुझे चुना। मैं धीरे धीरे उसको खेलना स्टार्ट किया। फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, हमने भी एक बार शिमला में टॉर्नामेंट खेलने गए थे, वहाँ पे सारी बॉल्स मेरे से मिस हो रही थी जब मेरे पास आ रहे थे। तो उस टाइम मुझे लग रहा था कि यार शायद हॉकी मेरे लिए है नहीं, बट ग्रेजुअली विथ प्रैक्टिस विद सम डेडिकेशन और नॉट, वो इस तरीके से कन्वर्ट हुआ कि मैं नॉर्थ टीम के लिए भी खेला स्टेट लेवल पे हॉकी, और अभी स्कूल का भी हॉकी कैप्टन रहा। नाइस। कॉलेज लाइफ के बारे में बताइए, कॉलेज कहाँ से किया आपने, ठीक से बारे में बताइए। मेरा कॉलेज हुआ था नरसिंह इंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई से, तो 2013 से 2016 मैंने किया था। अब वहाँ पे डिग्री थी जो थी वो बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ओके, तो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स होता है, उस तरीके के वहाँ पे अकाउंटिंग और फाइनेंस वो स्पेशलाइजेशन था। और भाई मेरे कॉलेज में क्योंकि ऐसा बैकग्राउंड था, एक तरीके का सीए फैक्ट्री बोला जाता था हमारे कॉलेज पे। वहाँ पे सीए क्योंकि कॉमर्स का वो कॉलेज था, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी और इसके प्रति लाइब्रेरी में बहुत माहौल रहता था। तो उसको टैप करते हुए वहाँ पे इवनिंग क्लासेस होती थी सीनियर इंस्टीट्यूट की, तो वो मैं 2-3 घंटा वहाँ पे वो करके, फिर कॉलेज फेस्टिवल्स वगैरह रहते थे, एक्टिविटीज़ होती थी। मैं स्टूडेंट काउंसिल का भी पार्ट था अपने कॉलेज का, तो इन सब चीज़ों से मैंने ज़रूर इन्जॉय किया। तो आपने कॉलेज में सीए किया, तो इसके बाद आपने यूपीएससी की, मतलब सीए से यूपीएससी की तरफ रुझान कैसे बढ़ा, क्यों आपने यूपीएससी चूज़ किया? वही एक जैसे मैंने पहले बताया था, एक इनिशियल ड्रीम ज़रूर था पेरेंट्स का कि यूपीएससी करो। आई थिंक जो भी चाहे इंडिया में जो अच्छा पढ़ता है शायद पेरेंट्स को लगता है कि इस पर यूपीएससी कर, राइट। तो वो उस टाइप का था। बट उस टाइम पे मेरे अंदर कह सकते हैं या फिर किसी में भी इतनी मेजॉरिटी नहीं होती कि इस चीज़ को अपन समझे, तो वो बट और उस टाइप पे एक पैशन मेरा अकाउंटिंग और फाइनेंस का भी था, जो अभी भी है जी। तो उसको परस्यू करते हुए मेरे एक ट्वेल्थ के टीचर थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि यार इसको आप परस्यू करो। एनीवेज आपको यूपीएससी परस्यू करना हो तो आप ग्रेजुएशन के बाद ही करोगे जी। सो यूपीएससी 21 ईयर्स और ग्रेजुएशन उस पर मिनिमम स्टार्टिंग वो, तो मैंने बोला वाई नॉट, इसको अपन कंप्लीट करें। फिर एक अच्छा कॉलेज मिला मुझे मुंबई पे, एक फाइनेंस कैपिटल भी बोला जाता है मुंबई पर, तो वहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट मिला पढ़ाई के लिए। उसको टैप करते हुए मैंने ग्रो किया, कंप्लीट किया, वहाँ पे ट्रेनिंग करी। ट्रेनिंग के दौरान मैंने बहुत इन्जॉय किया। मैंने गुजरात में भी ऑडिट्स करे, कर्नाटका, तमिलनाडु, सब जगह में ऑब्सेशन ऑडिट्स की अपॉर्चुनिटी हुई थी, और मैं ज़्यादा काम करने की कोशिश करता। बट एक टाइम पे थोड़ा सा फील ऐसा आ रहा था कि मैं सोसाइटी से एकदम डिस्कनेक्ट हो गया। अपने को एक टाइम पे बेसिक नीड्स फुलफिल होती है, उसके बाद लगता है कि एक अपन सोसाइटी को वापस क्या दे रहे हैं, तो फिर वो एक ड्राइव आया। फिर मेरा CA फाइनल का रिजल्ट आया, तो मेरे यहाँ पार्टनर है ग्वालियर में, और पेरेंट्स बोले भी स्पार्क वापस छोड़ी किया, तुम्हारा CA में मार्क्स बहुत अच्छा है। CA ऐसी डिग्री है जिसको तुम 2 साल बाद पे कंटिन्यू करो तो कोई बुराई नहीं।
तो क्यों ना एक बार यूपीएससी के लिए ट्राई करो। उस टाइम कोविड पैंडमिक भी आ गया फिर, तो एक आई थिंक सारा संजोग ऐसा बना कि यार एक बार ट्राई करते हैं, रिग्रेट क्यों छोड़ना था इसलिए। नहीं हुआ तो नॉलेज तो अपने से कोई ले नहीं लेगा, अपने को सब तरह की नॉलेज ही मिलेगी और उससे प्रैक्टिस करेंगे या फिर बिजनेस करेंगे तो वो और अच्छा करेंगे। अरे तो इस वर्चुअल्स को ध्यान में रखते हुए मेरी ड्राइव थी कि मुझे कुछ करना है सोसाइटी पे। अब वो यूपीएससी की तरफ आ ही गए, तो बता दीजिए यूपीएससी होता क्या है। कई सारे लोग हमें देख रहे होंगे तो उन्हें जानकारी नहीं होगी। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा सीएससी क्या होती है, कैसे होती है, इसके फेजेस क्या होते हैं, इन सारी चीज़ें डिस्कस करें। तो सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी में इसमें 15 से 20 सर्विसेज का एग्ज़ाम एक साथ होता है। इसको यूपीएससी हर साल कंडक्ट करता है और उसके 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू स्टेज। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम बेसिकली एक एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होता है जिस पे 2 पेपर होते हैं। एक होता है जनरल स्टडीज़ का पेपर 100 क्वेश्चंस का, और एक सीसैट का पेपर होता है जिसमें आपका मैथ्स, क्वांट्स बेसिकली, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ये सब चेक किया जाता है। तो सेकंड वाला पेपर होता है उसमें आपको पासिंग नंबर लाने पड़ते हैं और फर्स्ट वाले पेपर के बेस पे कट ऑफ डिसाइड होता है। ये जब आप क्लियर करते हैं तो ग्रेजुअली यूजुअली फॉर्म तो 10-12 लाख लोग भरते हैं, पेपर देने बैठते होंगे अराउंड 6 लाख लोग जी। और यूपीएससी इस 6 लाख का सीधा 12-13 हज़ार का फिल्टर कर देता है। वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम पे ही 6 लाख के सीधा 12-13 हज़ार लोग रह जाते हैं। तो जितनी सीट्स आती है उसके 12-13 गुना वो लोग मेंस लिखवाते हैं। तो मेन स्टेज पे सारे रिटर्न एग्जाम होते हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं। तो उसमें टोटल 9 पेपर होता है जी, जिसमें 7 की मार्किंग जोड़ी जाती है। उसका एक कट ऑफ बनता है, वो क्लियर करके आप फिर पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जाते हैं जिसको आमतौर में इंटरव्यू बोला जाता है जी, जो यूपीएससी भवन है दिल्ली में दौलपुर हाउस उस पर होता है। वहाँ पे 5 लोगों का पैनल बैठता है आपका इंटरव्यू लेने के लिए जी, और ओवरऑल मेंस और इंटरव्यू का दोनों का मार्क्स जोड़ के एक कट ऑफ लिस्ट निकलती है जिसके बेसिस पे आपको रैंक मिलती है जी। तो ये जो चालू हुई जर्नी 6 लाख से फिर 12-13 हज़ार, 12-13 हज़ार से इंटरव्यू लेते होंगे 2,500-3 हज़ार लोगों का और फिर सिलेक्शन रहता है जितनी सीट्स होती है तो कभी 900 से 1,000 लोग। तो ये थोड़े नंबर्स डराने वाले ज़रूर होते हैं बट अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो 5 लाख लोग मेरे को नहीं लगता उतनी मेहनत करते हैं। सीरियस एस्पिरेंट अगर आप देखोगे तो 50,000 से 1 लाख ही होते हैं। वो आपकी एक्चुअल फाइट है जिनसे आपको compete करना अपना बेस्ट देना। प्रीलिम्स में जैसे आपने बताया कि 6 लाख से सीधे 12,000 पर लोग पहुंच जाते हैं, तो कैसी तैयारी प्रीलिम्स की करनी चाहिए? क्या वो ऐसा पूछते हैं, क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं उसके? सिलेबस तो ऑलमोस्ट कॉमन ही है प्रीलिम्स और मेंस का। क्या लेवल पे वो लोग चेक कर रहे हैं वो डिफरेंस क्रिएट करता है। जैसे मेंस एग्जाम थोड़ा सब्जेक्टिव है, वहाँ पे आपसे उत्तर लिखवाया जाएगा राइट। तो उत्तर आपसे जैसे वो पूछ सकते हैं कि अगर अपनी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में गांधी जी नहीं होते तो फ्रीडम स्ट्रगल में क्या होता, उसका क्या हाल होता, उस पर आप 2 पेज लिखिए। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जो और इसमें आपसे पूछेंगे हिस्ट्री में अगर आपसे प्रश्न पूछना है तो सपोज हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे बात कर रहे हैं तो उसमें ये एविडेंसेस मिले थे, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको सही लगती गलत लगती है। तो एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर प्रीलिम्स का आएगा तो वो सब्जेक्टिव हो गया। ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, इसमें थोड़ा सा फैक्चुअल आपकी चेकिंग ज़्यादा होती है और सब्जेक्ट्स सब तरह के ही होते हैं जैसे पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन आता है, इकोनॉमिक्स, जोग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सबका थोड़ा थोड़ा बेसिक एप्लीकेशन बेस्ड रहता है। दूसरी जो स्टेट सर्विसेज रहती है उसके जितना इसमें इतना रेक्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। स्टेट सर्विसेज में बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये युद्ध कौन सी डेट को लड़ा गया, ये इसमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो वो एक एडवांटेज है इसको कि अगर आप एकदम रटने उठने में आपको वो मन नहीं लगता, बट इसमें एप्लीकेशन और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। जी, इसमें प्रीलिम्स के साथ सीसेट का एग्ज़ाम होता है। सीसेट के बाद बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं इनकी, सिर्फ मैथ वालों का होता है, इंग्लिश वालों का होता है। क्या होता है सीसेट का पेपर, क्या सिलेबस रहता है इसका और कैसे सीसेट की तैयारी करनी चाहिए? कई सारे लोग जो जनरल स्टडीज़ निकाल लेते हैं वो सीसेट में रह जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि ये जैसे कट ऑफ उनका बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है फर्स्ट पेपर का, बट सेकंड पेपर में एक तो उनको से वो रह जाते हैं। उस सीसेट में 3 पेपर्स हैं, बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है क्वाड्स का, एक लॉजिकल रीजनिंग का
जी। और एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो इंग्लिश बोल रहा है। तो इसकी तैयारी मेरे हिसाब से आपको पास्ट से क्वेश्चन देखना चाहिए कि किस लेवल में जा रहे। जैसे एक कैट का एग्ज़ाम होता है, कैट का एग्ज़ाम इन्हीं तीनों चीज़ों को चेक करता है, बट सी साइड की डिफ़िकल्टी कैट से बहुत कम रहती। हाल ही कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि सी साइड एग्ज़ाम बहुत टफ होता जा रहा है। राइट। जैसे मैंने 2020 में स्टार्ट करना जब दिया था, तब मैंने सी साइड की इतनी पढ़ाई करी नहीं थी। मैंने पास से पेपर्स दिए, मेरे उसमें अच्छा स्कोर आ रहा था, तो मैंने बेसिक लेवल दिया। बट उस साल से पेपर टफ होना स्टार्ट हुआ, लास्ट से भी बहुत टफ पेपर आया था। मेरे को ये लग रहा था कि शायद मैं सी साइड में ही बाउंड्री पे ना हो, मेरे को उसी का डाउट था। तो सी साइड की प्रैक्टिस करने की स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए, पहले आपको पास से क्वेश्चन करना चाहिए। जी। अगर आप एक डिसेंट लेवल उसको आप कर पा रहे हैं, क्योंकि सिंपल मैथ के क्वेश्चन रहते हैं, इंग्लिश के और लॉजिकल रीजनिंग अगर आपसे हो रहे हैं, तो आप हर हफ्ते एक टेस्ट दीजिए। टेस्ट करके आप अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई कीजिए कि ये मेरी गलतियाँ हैं। उनको आप किसी भी यूट्यूब वीडियो से या फिर कोई भी ऑनलाइन माध्यम से सीखें और इम्प्रूव करें, अपने नोट्स बनाएं अपनी गलतियों पर। और अगर आपको लग रहा है कि आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं उसमें, तो ज़रूर आपको कोई एक्सटर्नल हेल्प लेनी चाहिए, कोई सर की या उसकी, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है अगर आप उसको डिसाइफर करें और उसमें फेल हो। तो एक अगर आपको एक्सटर्नल हेल्प लग रही है कोचिंग की, तो आपको लेना चाहिए। यूपीएससी के इंटरव्यू के रिगार्डिंग बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई है। जैसे कि उससे कहते हैं कि उसमें कई तरह के ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि मुर्गी पहले आए या अंडा, क्या ऐसे सवाल सच में पूछे जाते हैं? आई थिंक ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की फिल्म है। ये सब सवाल वहीं रहते हैं, और इतना स्ट्रेसफुल भी नहीं होता यूपीएससी का इंटरव्यू। जो आमतौर पे जनता यूट्यूब वगैरह पे देखती है, वो सब प्रैक्टिस इंटरव्यूज होते हैं। मैं बहुत लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, उन लोगों को तो वही रियल इंटरव्यूज लगते हैं। जी। वो एक्चुअली प्रैक्टिस इंटरव्यूज होते हैं जो हम इंटरव्यू के पहले प्रैक्टिस करने जाते हैं। और यूपीएससी ने इंटरव्यू का नाम ही रखा है पर्सनालिटी टेस्ट। इंटरव्यू होता है कि मैं आपका इंटरोगेशन कर रहा हूँ, पर्सनालिटी टेस्ट होता है कि यार आपकी मैं छवि, आपका कैरेक्टर क्या है वो जज करना चाहता हूँ। तो बहुत ही कॉर्डियल बोर्ड होते हैं, जिससे भी आप बात करोगे वो नहीं यार एक बहुत ऐसा लग रहा था बातचीत करके आ गए बस। और उस टाइप का ही वहाँ पे माहौल रहता है। ऑफ कोर्स स्ट्रेसफुल रहता है, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट डे होता है आपके लिए। जी। तो सवाल उल्टे सीधे नहीं होते, सवाल ज़्यादातर आपके प्रोफाइल पे होते हैं। एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो ओपन करते हो एग्ज़ाम के पहले, उसमें अपना सारा बैकग्राउंड होता है, आपने कहाँ से पढ़ाई करी, आपकी क्या रुचि है, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, आपने और कौन सी लीडरशिप पोजीशन होल्ड करी है, कहाँ पे पढ़ाई करी है, किस लेवल पे पढ़ाई करी है, और आपकी मदर कहाँ से बिलोंग करती है, फादर कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो अगर मेरा ग्वालियर का एड्रेस चला है दाल बाजार पे रहा, तो हो सकता है वो दाल बाजारी पकड़ के मेरे से बात करने लग जाए। तो टेस्ट में आपका लिखा हुआ हर अक्षर पे वो लोग आपसे बात कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो हो सकता है वो आपसे पूछ ले यार आपका पिन कोड का सम बताओ, तो एकदम से आप शायद वहाँ पे वो हो जाओ कि आप पिन कोड का सम लिखता हो, पिन कोड सोच लोगे, तो वो आपके एकदम अब्रप्टनेस भी चेक कर सकते हैं कि आप कितना फास्ट फास्ट कैसे सोच सकते हैं। तो वो एक एक्टिविटी रहती है। कुछ लोगों से बहुत एप्लीकेटिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे एक मैंने क्वेश्चन सुना है, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। ये ज्योग्राफी के एक स्टूडेंट से पूछा था कि पेंगुइन्स होते हैं, हाँ, और पोलर बेयर होते जी। तो दोनों बर्फ़ के इलाकों में रहते हैं, बट पोलर बेयर कभी क्यों पेंगुइन को नहीं खाता है? इसका अगर आप सोचें तो आप क्या उत्तर देते? अपन को लगता है शायद उसको उसका टेस्ट पसंद नहीं, तो खाया वो खाता ही नहीं होगा, कार्निवोर नहीं होगा। बट एक्चुअल में फैक्ट ये है कि दोनों अलग अलग पोल्स पे रहते हैं। तो जो पोलर बेयर है वो नॉर्थ पोल पे पाए जाते हैं सपोज, और जो पेंगुइन है वो साउथ पोल पे पाए जाते हैं। तो वो कभी खा ही नहीं सकते, कभी मिले ही नहीं है वो एक दूसरे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको वहाँ पे लगता है तो आप सोचते हैं इसका मैं क्या उत्तर दूंगा। बट ये बहुत एक एप्लीकेटिव क्वेश्चन है, और जो अगर विद्यार्थी होगा वो थोड़ा सा अप्लाई कर पाएगा अपना माइंड, तो ज़रूर इससे निकल पाए। कुछ केस स्टडी भी यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राम मंदिर बनना सही था, तो आप इसका आंसर कैसे प्रेव करते हैं? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी में इंटरव्यू में, और मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको ज़रूर छक्का मारना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको अपनी पर्सनैलिटी दिखाने का मौका मिला है पहली बार। राइट। तो जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसमें जैसे राम मंदिर का ही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अपने को उस तरीके से देखना चाहिए मेरे हिसाब से
कि एक होती है रिलीजियोसिटी कि आप धर्म को बढ़ा रहे हैं, एक होता है कम्युनलिज्म कि आप मतलब दो धर्मों में लड़ाई करा रहे हो। तो राम मंदिर का बनना मेरे हिसाब से रिलीजियसनेस और रिलीजियोसिटी को बढ़ाना, इसमें कोई कम्युनलिज्म का एंगल नहीं, पहली बात। सेकंड, धर्म और कल्चर अपनी सभ्यता का हमेशा से ही पार्ट है जिसका हम बहुत प्राउड। एक सॉफ्ट पावर है इंडिया की, टूरिज्म बढ़ता है, इकनॉमी बढ़ती है, वो सब फैक्टर्स तो है। और इसका डिसीजन किस बेसिस का होना चाहिए था, वो होना चाहिए था जस्टिस पे और दोनों धर्म को डिस्कशन के एक छोर पे ला के, जैसे अपन ने मीडिएशन का भी ट्राई किया, उस तरीके से इसका डिसीजन होना चाहिए था। वो भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसका ध्यान भी रखा। जैसे कि आप जानते होंगे कि 1-1.5 एकड़ की सिर्फ जमीन डिस्प्यूटेड थी, बट कंप्लीट जस्टिस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस तो राम मंदिर को मिला, लैंड राम मंदिर को मिला 1.5 एकड़ का, बट कम से कम 5 एकड़ लैंड मुस्लिम पक्ष को भी दिया गया, क्योंकि बाबरी मस्जिद टूटी थी, डिमोलिश भी हुई थी, तो उनका भी कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्यूटेड ज़मीन ही 1.5 एकड़ थी, उसका तो फैसला किया ही। उसने ये और डायरेक्ट किया कि आप 5 एकड़ ज़मीन, मतलब कम से कम 4 गुना हो गए, 3 से 4 गुना ज़मीन आप मुस्लिम पक्ष को भी दे, अयोध्या में दे जिसपे भावी मस्जिद भी बने। तो यही ब्यूटी है अपने देश की, अपन दोनों धर्म को बैलेंस करके चल रहे हैं, सेक्युलरिज्म को ध्यान रख रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत थैंकफुल होना चाहिए कि उन्होंने इतने बड़े मैटर को थ्रू लॉट ऑफ डिस्कशंस, कितने सालों से डिस्कशन हुआ और वो सॉल्व है। ग्रेट। देखा जाता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के जब हम रूम देखते हैं, कमरे देखते हैं, तो उसमें नक्शे लगे हुए होते हैं चारों तरफ। कहा जाता है यूपीएससी को नक्शों से बड़ा प्रेम है, तो आप लोग मैप से कैसे मोहब्बत करते हैं? मैप्स का एक प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में काफ़ी रोल रहता है ना। जैसे रिसेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन इस तरीके के पूछे गए हैं कि इक्वेटर है, तो इक्वेटर कौन कौन सी कंट्रीज से पास हो रहा है वर्ल्ड मैप्स। तो रोज़ रोज़ अपन जब मैप्स देखते रहते हैं तो अपने एक मेमोराइज कर पाते हैं अपन उनको ईजिली, और एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी ज़रूर जुड़ती है। थोड़ा सा फैंटेसी भी रहता है कि यार सब लोग लगा रहे हैं तो हम भी एक वर्ल्ड मैप लगाया है, एक इंडिया मैप, फिजिकल और दूसरे तरह के पॉलिटिकल मैप्स जो अपन लगाते हैं, उसको प्रैक्टिकली यूज़ भी करना चाहिए, सिर्फ लगाना नहीं चाहिए। जैसे मैं उस तरीके से यूज़ करता था इंडिया मैप्स को कि बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं एनवायरनमेंट के, तो उनको मार्क किया अपन ने, स्टिकी नोट्स लगाए उस पर, उसको यूज़ करके जितना अपन इंटरेक्ट करेंगे मैप्स के थ्रू वो ज़रूर पड़ता है। और डिजिटल माध्यम से थोड़ा सा उनका रोल भी कम हो रहा है आजकल। गूगल मैप पे जाके देख लेते हैं कौन सी नदी पास हो रही है, कौन एटलस खोलने और वो देख नहीं तो ज़रूर एक लगाव तो रहता ही। ये आपका 4th अटैम्प्ट था सही? हाँ जी। तो जिस फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका प्रीलिम्स निकला? फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स रह गया था 0.66 मार्क्स से। फिर सेकंड अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स रह गया था 1 मार्क्स से। फिर थर्ड अटैम्प्ट में मेरा इंटरव्यू रह गया, मतलब टोटल स्कोर मेरा 10-11 मार्क्स से रह गया था। और फोर्थ अटैम्प्ट में मेरा पूरा एग्ज़ाम क्लियर था। कहा जाता है यूपीएससी एक पेशेंस का एग्ज़ाम है, नॉलेज से ज़्यादा एक पेशेंस होना ज़रूरी है। सो बहुत सारे डिमोटिवेशन आता है थ्रू आउट द जर्नी, मतलब इतनी लंबी जर्नी होती है तो डिमोटिवेशन आना तो स्वाभाविक है। तो इससे दूर बचा कैसे जा सकता है? यूपीएससी के लिए कहा जाता है कि यूपीएससी एक 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं हो, हाँ 5 किलोमीटर की मैराथन है। अरे जो थोड़ी लंबी भागनी है, और मैराथन में आप कैसे भागते हैं, ये धीरे 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 भागते हैं, क्योंकि आपको लंबी रेस एक दौड़ जी, तो उसी गति से कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी है। और ये प्रोसेस ही आपको सिखा देगी वो पेशेंस, अगर आपके पास है तो ये प्रोसेस आपको पेशेंस लाना भी सिखा देगी। लेकिन फर्स्ट स्टेज में जैसे आप प्रीलिम्स आपने फेल किया, अब अगले साल एग्ज़ाम होगा उसका पूरा, वो पेशेंट रखना और बर्नआउट नहीं होना। ज़्यादा पढ़ लिए तो आपको ऐसा लगेगा कि यार अब और नहीं पढ़ा जाता, और 6 महीने पढ़ाई करनी, एग्ज़ाम के 1 हफ्ता नहीं पढ़ा, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। और ज़रूर फेलियर्स आते हैं, डिप्रेशन आता है, मैंने भी फेस करें। कभी कभी पढ़ाई करने का ही मन नहीं होता था, उस टाइम पे ऐसा लगता था कि यार यूपीएससी पहाड़ है, अपने बस के बाहर है। और आई थिंक यही जो अपन धारणा अपने मन में क्रिएट कर लेते हैं, यही और बैकफायर करती है। अगर अपन ने किसी को पहले ही डिसाइड कर लिया कि यार ये तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा, पूरी दुनिया लग जाएगी आपको इंश्योर करने में कि आपसे वो ना हो। तो पहले तो अपने माइंड को अपने को टेम करना है, जो कि बहुत बोलने बहुत आसान है,
बट इसको आप थ्रू मेडिटेशन, वैसे मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा था रिसेंट टाइम्स वो, तो उनका मेडिटेशन आप यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब पे और भी मेडिटेशन है, आप 10 मिनट भी मेडिटेशन अगर करेंगे ना तो आपकी लाइफ में एक फंडामेंटल चेंज ज़रूर ऑब्जर्व करेंगे। तो उसके बाद हो गया कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, घर पे वर्कआउट कर सकते हैं, कुछ नहीं तो म्यूज़िक सुन सकते हैं। ये चीज़ें आपको थोड़ा लाइट रखती है। और अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स जो जनरली आपके सपोर्ट करते हैं, उनसे आप कनेक्टेड रहो, उनसे बात करो। जैसे मैं अपनी मम्मी से, पेरेंट्स से, भैया से बात करता था कि मेरे को नहीं लग रहा हो रहा। जैसे मेरे बड़े भैया हैं, वो बिज़नेस संभाल रहे हैं, उन्होंने क्या रखा था कि अब तो बढ़, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तो आगे बढ़। तो वो एक सपोर्ट था। मैं बोलता था क्या करूँगा, नहीं हो रहा। फिर वो बोलते थे आप तेरे से नॉलेज तो कोई नहीं लेने का ना जी, आज जो तूने इतना पढ़ लिया कल आगे तेरे से ले लेगा कि यार आप एग्ज़ाम पास नहीं हुए तो क्या आपके पास नॉलेज भी नहीं। तो वो एक चीज़ मोटिवेट करती थी ज़रूर। और थोड़ा अपना टाइम अपन स्पेंड करते हैं प्रॉपर्ली। एक स्ट्रेस का एक बड़ा रीज़न ये भी होता है फेलियर के अलावा कि आप काम नहीं करते हैं बहुत टाइम से। आप मतलब प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि आप सोच रहे हैं कि यार ये करना है, और उसी में आपका स्ट्रेस बढ़ता जाता है। मैंने ये देखा जब आप एफर्ट्स देते हैं ना अपने, रास्ते खुलते हैं अपने आप। बट शर्त है कि आप बैठे नहीं रहे, आप कुछ ना कुछ तो लगा है, आपसे कोई बुक नहीं हो रही। एक सीए की पढ़ाई करते हुए मेरे को याद है एक इतनी मोटी बुक पढ़नी थी मुझे, मतलब वो प्रैक्टिस मैनुअल थी एग्ज़ाम के पहले। मेरे पास 3 घंटे थे, या 3 घंटे इसको दे सकता हूँ वरना बाकी पढ़ाई छूट जाए। अब या तो मैं 3 घंटे रोता रहता कि यार मुझे नहीं पढ़ना हो, मेरे से नहीं होगा, या फिर मैंने यार 3 घंटे हैं अब इसको यूज़ कर लो जितना बेस्ट कर सकते हो। तो मैंने खोला, अपन स्कूल में बुक क्रिकेट खेलते थे, चौका छक्का मारते थे। मैंने यार 3 घंटे से बुक क्रिकेट खेलूँगा, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें उसको प्रैक्टिस करूँगा। 3 घंटे अपना फुल एफर्ट 100% दूंगा, और उसके बाद जो होगा वो विश्वास रखूँगा कि मैं भगवान संभालेगा आगे ना। इस तरीके से एक आप फेलियर की भी बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से फेलियर और जो सक्सेस होते दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। लाइफ के एक दूसरे की इम्पोर्टेंस वही बढ़ा रहे। अगर सक्सेस की इम्पोर्टेंस तभी बढ़ रही है जब आप एक तरीके से आप कुछ फेल हो के आए, स्ट्रगल करके आए। जैसे आप महेंद्र सिंह धोनी पर मूवी बनो तो किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे, एग्ज़ाम भाग के दे रहे हैं, एक टीटी का रोल प्ले कर रहे हैं, उसके बाद जाके इंडिया को वर्ल्ड कप जिता रहे हो, तो वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बनती है। तो फेलियर्स का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, बस शर्त ये है कि आपको वहाँ पे कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि सपोज ये एग्ज़ाम भी नहीं होता, अगर वैसे इस अटेम्प्ट एग्ज़ाम नहीं होता, कोई बात नहीं, अनलिमिटेड रास्ते हैं। और एक बार आपने ये पढ़ाई कर हुई तो आपके बस इतने रास्ते खुलेंगे, और जो भी चीज़ आप करेंगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। जी, यूपीएससी के प्रेम की बात तो हमने कर ली, आपके प्रेम की बात करते हैं। कोई गर्लफ्रेंड रही है आपकी? गर्लफ्रेंड तो किताबें ही रही हैं भैया, किताबों से इतना मतलब उसी में घुसे रहे हैं। जैसे सीए कंप्लीट हुआ 2013 से 16 सीए, फिर ट्रेनिंग सीए की, फिर मैंने सीएफए कोर्स होता है फाइनेंस का वो किया, फिर यूपीएससी, वही जर्नी रही हो मेन। तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया। कहा जाता है अगर श्री कृष्ण ना होते तो अर्जुन शायद विजय ना प्राप्त कर पाते। वहाँ उन्होंने अर्जुन के मेंटर का काम किया। आपके जीवन में मेंटरशिप का क्या महत्व रहा है? कोई आपका मेंटर रहा है? सबकी लाइफ में एक अर्जुन ज़रूर होते हैं, और कभी कभी वो एक अकेले आदमी नहीं होते, काफ़ी ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं जो आपको सीक्वेंशली लाइफ में हेल्प करते हैं। कोई मोमेंट पे कोई हेल्प करता है, किसी मोमेंट पे आपको कोई डायरेक्ट करता है। तो ज़रूर मेंटर्स मैंने रहे हैं, भरपूर रहे हैं। जैसे स्टार्ट करें मेरी फैमिली से ही, मेरे पेरेंट्स, मेरे भैया भाभी दीदी, ये सब लोग एक स्ट्रॉन्ग मेंटर रहे हैं कि जिन्होंने मुझे एक पाथ दिखाया है। इसके बाद मेरे टीचर्स जो कोच रहे हैं, जब उनसे आप कुछ अलग लेवल की चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर परेशान हैं जी एग्ज़ाम में, उसके अंदर टेक्निकलिटी आप अपने टीचर से ही डिस्कस कर सकते हैं। तो उस हिसाब से टीचर्स भी रहे हैं, और दोस्त लोग से आप एक अलग तरह का रिलैक्सेशन फील करते हैं जो शायद अपन फैमिली और टीचर से भी नहीं पा सकते। रहते हैं मेंटर्स, और कभी कभी आपको कुछ ऐसे लोग भी होप दे जाते हैं कि आपको लगता है यार किसी से आप सीख जाते हैं। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें पढ़ते हैं जिनको विशेष पुरस्कार मिले हैं, भारत रत्न मिले हैं,
या मेडलिस्ट रहे हैं, जैसे अभिनव बिंद्रा जी। स्पोर्ट्स पर्सन रहे, फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल लेके आए इंडिविजुअल लेवल पे, उनकी स्टोरी पढ़ता है तो उससे भी अपन प्रेरित हो जाते हैं। इस तरीके से अपने को अलग अलग रूप में अर्जुन हेल्प करने वाले। कोई ऐसी बुक है जिनको आप रिकमेंड करना चाहेंगे जो यूपी एस्पिरेंट्स पढ़ सकते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट? कंटेंट के अलावा आई थिंक स्टैटिक बुक्स तो पढ़ना है। मैं चाहता हूँ कि एक बुक जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए वो है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी। तो जोसेफ मर्फी उसमें बताते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, एक कॉन्शियस, एक अनकॉन्शियस और एक बीच का होता है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। उसमें अगर आप बेसिक बात है जो बोगे जो पाओगे, बट उसमें इतनी सारी स्टोरीज और उसके थ्रू उन्होंने डिस्कस किया ये फिनोमेना कि इंसिडेंसेस डिस्कस करें लोगों के कि यार मैं ये सोच रहा था इस तरीके से होगा और वो सोच के गए वैसा होता है। तो उस तरीके से उसमें एग्जांपल्स हैं। अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, उस टाइम पे आप बुक पढ़ेंगे, जब मैंने भी ये पढ़ी थी, तो उस टाइम से आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इस बुक से। तो ये ज़रूर एक बुक है। ये इंटरव्यू हॉल में भी मैं लेके गया था अपने साथ वहाँ पे, जिस दिन मैं इंटरव्यू देने गया था, क्योंकि वहाँ पे भी वेटिंग टाइम रहता है। मैंने कि वहाँ पे क्या पढ़ेंगे, तो यार इसी बुक को पढ़, तो ये बुक मेरे उस टाइम भी वैसा। जी। यूपीएससी की हमने एक साइड देख ली, टॉपर्स वाली साइड देख ली। एक जो लोग सफल नहीं हो पाते यूपीएससी एग्जाम में, कहा जाता है 0.1% का रेशियो है। सो क्या हमें एक बैकअप प्लान रखना चाहिए यूपीएससी के लिए, या यूपीएससी भाई अपना सब कुछ थोप देना चाहिए? मेरे हिसाब से एक इनिशियल फेज में आपको ज़रूर अपना पूरा जान लगाने चाहिए। तो जैसे आपने पहले एक या दो अटैम्प्ट में आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपकी फाउंडेशन पूरी तैयारी हो जाएगी और आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ मेरे से गड़बड़ हो गई है। तो वो आपने इवैल्यूएट कर लिया और उस लेवल पे आप आ गए कि आप एक प्लान बी को भी यूज़ कर सकते हैं, तब वहाँ पे आपको अपना प्लान बी एग्जीक्यूट करना चाहिए। जी, जैसे मैं मेरी जर्नी में चल रहा था तो मैं बहुत क्लोज चल रहा था यार, कभी एक नंबर से रह गए, कभी आधे नंबर से रह गए। तो उस टाइम पर लगता है कि यार चलो पुश करते हैं, हो जाएगा। और मेरा एक बैकअप था सबसे बड़ा सीए, तो सीए की डिग्री में प्रैक्टिस कर सकता था, फैमिली बिजनेस भी था, तो उस तरीके से एक बैकअप तो रखना चाहिए। बट स्टार्टिंग में मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बैकअप पे फोकस नहीं करना चाहिए। अगर आप 21-22 साल के हैं तो वहाँ पे इतना बैकअप का ज़रूरत नहीं है, आपको पूरे अपनी इसमें जान लगाने चाहिए। और बात रही उन लोगों की जो फेल हुए, आई डोंट थिंक मैं यहाँ बैठा हूँ और वो लोग लिस्ट में नहीं आ पाए, तो हम दोनों में बहुत डिफरेंस है। आई मीन थोड़ा बहुत लक का भी रोल होता है, कुछ एक समय भी अपना रोल प्ले करता है। तो नॉलेज तो सिमिलर है हम दोनों, तो जो इसमें एग्ज़ाम में नहीं आ पाया और नहीं हो पाया, जैसे सपोज मेरा इंटरव्यू इस बार काफ़ी अच्छा रहा था, तो इंटरव्यू में मेरे एक्सट्रीमली अच्छे मार्क्स आ गए। हो सकता है कि मेरा कोई दोस्त है उसके ना आ पाए, और नेचर ऑफ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप हो सकता है आप सब्जेक्टिविटी बहुत है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वैसे आप मेरा आज इंटरव्यू ले हुए और डिस्कशन कर रहे हैं कि यार ये पूछेंगे, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो आप लास्ट में पूछते हैं, तो एक सब जो ऑडियंस है वो देखेगी कि यार एक क्राउनिंग इफेक्ट, एक बहुत अच्छा इफेक्ट छूट के जाएगा इंटरव्यू। जी। वही इंटरव्यू वाले दिन हो सकता है कि अच्छा वाला क्वेश्चन एंड में पूछ लिया, अच्छा वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछ लिया। तो इस तरीके से काफ़ी सब्जेक्टिविटी है। और मेरे हिसाब से अगर आप इस लेवल तक आए हैं, आप मेंस लिख रहे हैं और प्रीलिम्स लिख रहे हैं, ओ इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ऑलरेडी एक आप बहुत सक्षम कैंडिडेट हैं। और यूपीएससी सिविल सेवा नहीं तो आप अनगिनत ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, और उसमें अपना अगर आप 100% दें, आपका राइट इंटेंशन है, तो ज़रूर है सक्सेस आपको मिले। जी। अभी चुनाव हुए हैं, अभी चुनाव हुए हैं। जब वो आम लोग चुनाव को देखते हैं तो किसी के कहने पर वोट दे देते हैं या जातिवाद देख लेते हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट इसको किस नज़रिए से देखता है? आपने पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, तो आप कैसे वोट देते हैं, क्या चुनते हैं आप राइट कैंडिडेट के लिए? बहुत इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, आई थिंक सबसे बड़े इलेक्शंस होता है पूरे वर्ल्ड में, तो ये पावर तो बहुत बड़ी मिलती है। और हिस्टोरिकली अगर अपन देखें तो 1947 में आज़ाद होते ही अपन ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किया था कि सबको 18 वर्ष से जो लोग ऊपर, ग्रेजुएटली 21 से किया था, फिर 18, उन सबको वोटिंग पावर दिया। जो यूएस और अमेरिका, यूएस यूके जैसे देश थे, उन्होंने भी स्टार्टिंग में सबको वोटिंग नहीं दी थी। किसी प्रॉपर्टी जिसके पास होती थी उसी को वोटिंग मिलती थी।
तो ये अपना बहुत बड़ा राइट है, पहले तो अपने को उसको ध्यान में रखना चाहिए। अब वोट आपको किस तरीके से करना चाहिए वो थोड़ा इलेक्शन बाय इलेक्शन भी डिफरेंट होता है। जैसे अगर आप लोकल इलेक्शन कर रहे हैं जी, तो आप ज़रूर देखेंगे कि यार मेरा जो पार्षद है वो कितना मेरे से टच में है, क्या वो मेरे मुद्दे उठा पाएगा, मेरे लिए प्रेजेंट है कि नो। सेम गोज़ फॉर धीरे धीरे आप जब आगे बढ़ते हैं तो मुद्दे अलग हो जाएंगे। लोकसभा में आप नेशनल लेवल के मुद्दे देखेंगे, स्टेट लेवल में अलग मुद्दे हो जाएंगे। बट मेरी रुचि हमेशा उसमें रही है कि कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, जो एक पावरफुल स्टैंड रख पाए आपके लिए। इंडिया में चलती पॉलिटिक्स पार्टी लेवल पे ही है, इंडिविजुअल एक पार्लियामेंटेरियन का कंसेंस फॉल नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर विप जारी कर दिया पूरी पार्टी ही उसके लिए वोट करेगी, चाहे वो ग्वालियर के हित पे हो या नहीं है। तो स्टिल आपको एक वोट उस आदमी को करना चाहिए कि आपकी सोर्स ऑफ पावर वो कैंडिडेट बने रादर देन पार्टी। मैं तो उसी पे देखता हूँ। अब वो आपने यूपीएससी क्लियर कर ही दिया है, अब आप सर्विस में जाएंगे, कोई प्लान्स हो सर्विस में, कुछ सोच रखा है कि ऐसे ही करना है? सबसे पहले तो ट्रेनिंग बहुत इंटेंस होती है, इसकी 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है। उसी पे मैं बहुत कुछ सीखना चाहूँगा और इवैल्यूएट करना चाहूँगा, और जो योगदान देना है वो बहुत ज़्यादा उस पर निर्भर करेगा किस टाइप की पोस्ट मिल रही है, किस लोकेशन पे अपन जाके सर्व कर रहे हैं जी। बाकी मेरे इंटरेस्ट ज़रूर कुछ एरिया में, जैसे कि स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट रहा है, एक बिजनेसेस के लिए थोड़ा सा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बनाने में एक मेरे को ज़रूर रुचि रही है। एक क्योंकि एमपी क्लीनेस्ट स्टेट भी रहा है, ग्वालियर के साथ इंदौर नंबर 1 पे रहता है हमेशा, तो उनका जो मॉडल है अगर वो अपन दूसरी सिटीज़ में लाता है उसके लिए भी मैं काम करता था। जी। कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है, एआई भी आ रहा है, क्या आगे जाके यूपीएससी की जॉब्स बचेंगी? आपको क्या लगता है, क्या या फिर स्टूडेंट्स का माइंड कितना चेंज हुआ है? जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे स्टूडेंट के माइंड में कुछ बैकअप प्लान भी चल रहे थे, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड? टेक्नोलॉजी तो रहेगी और वो आगे ही बढ़ेगी धीरे धीरे, तो उसको हफ्ते को अडॉप्ट ही करना है, उसी में सबका हित है। अरे बट मुझे लगता है कि इस तरीके से सिचुएशन नहीं आएगी कि पूरा रोबोट्स ही टेक ओवर करने में सारी गवर्नमेंट की प्रोसेसेस, और वो अपने इतनी बारीक काम होते हैं कि मैप में ज़रा सी लाइन मिल गई तो पूरे डॉक्यूमेंट ही चेंज है। वो क्या इस लेवल का काम रोबोट्स कर पाएंगे, ये एक सोचने का विषय है। मेरे हिसाब से रोबोट से पहले कोबॉट्स आएंगे जो आपके साथ काम करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपको सहयोग देंगे, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया। अब चैट जीपीटी के थ्रू भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं। चैट जीपीटी में इंटरव्यू की तैयारी कैसे करते हैं कि ग्वालियर पे 10 प्रश्न बनाओ, फिर लिखते हैं कि इसका उत्तर भी दो। तो उस तरीके से लोग तैयारी कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं। ये तो एक बहुत बेसिक तरीका हो गया यूज़ करने का जी। तो मेरे को लगता है कि कॉस्ट फैक्टर एक ध्यान में रखेंगे लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते वक्त, और उसकी एप्लीकेशन कितनी है। जैसे मैंने अभी यूज़ किया सिविल सर्विस में, क्या इंटरेक्शन अपन कर सकते हैं। आप जैसे आपको रेलवे टिकट की चैटबॉट से बात करनी है तो वहाँ पे ज़रूर एक रोबोट आ सकता है जो रिप्लाई कर रहा है एक सेम चीज़ को, बट एक प्रॉपर एक कलेक्टर का रोल प्ले करना, एक एसपी का रोल प्ले करना, एक पूरे रोबोट पे छोड़ना, उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। तो अपना फोकस तो ये रहना चाहिए कि अपन अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, क्योंकि गवर्नमेंट का भी यही लक्ष्य, अपन स्किल करो, रीस्किल करो और इम्प्रूव करो, ग्रेजुअली अपने आप को इम्प्रूव करो, तभी आप बोल सकते हैं टाइम्स को मैच कर पाओ। ऐसे कौन सी कॉमन गलतियां हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट प्रिपरेशन के दौरान करते हैं? कुछ गलतियाँ लोग क्या करते हैं, जैसे कोचिंग वगैरह करते हैं तो कोचिंग की सब वैसे तैयारी करने लग जाते हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम को भूल जाते हैं। कोचिंग के टेस्ट दे रहे हैं तो कोचिंग भी टेस्ट की आइडियोलॉजी के पीछे ही चल रहा है। यूपीएससी के टेस्ट को समझना है अपने को, तो यूपीएससी के पास से क्वेश्चंस को, यूपीएससी के सिलेबस को डिटेल में देखना चाहिए। तो यूपीएससी अगर पास पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है, तो यूपीएससी के सिलेबस में लगा है अगर हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि फ्रीडम स्ट्रगल। अब फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने क्या क्या प्रश्न पूछे हैं, आप 5-6 प्रश्न देखिए और फिर आप समझिए कि मुझे किस लेवल की तैयारी करनी। लोग क्या करते हैं, एक बुक उठाई, यार ये बुक से क्वेश्चन आ रहे, चलो इस बुक को पूरा जाट ले, बट वो मेरे हिसाब से सही स्ट्रैटेजी नहीं है। आपको स्ट्रैटेजिकली पढ़ना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पढ़ना चाहिए। सेकंड इसमें एस्पेक्ट
यूपीएससी की परीक्षा में ये हो गया कि एक अपना मेंटल लेवल अपन सही नहीं रखते। इस तरीके से मैंने बोला यूपीएससी एग्ज़ाम को ही पहाड़ बना देते हैं कि यार ये हो ही नहीं सकता, कॉन्करेबल ही नहीं है। तो वो एक अपने को माइंडसेट ध्यान रखना चाहिए, मेंटल और फिजिकल हेल्थ को साथ में बैलेंस करके चलना चाहिए। प्रीलिम्स एग्ज़ाम स्पेशली एक माइंड गेम बन गया है। आप वहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चन में 40-45 क्वेश्चंस के बाद आपको ऐसा लगे कि यार ये क्वेश्चन मुझे आते ही हुए, कहाँ से आए। फर्स्ट प्रीलिम्स में देख के आया, मैं सोच रहा था यार ये मैं 1 महीना 2 महीना और पढ़ाई करता तो भी ये तो पढ़ता ही नहीं जो पूछा एग्ज़ाम में एक्चुअली। और आप देखेंगे एक क्वेश्चन आया था 2020 में शायद कि इंडिया में उन्होंने बोला कि 3 स्टेटमेंट हैं, इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं गलत। ये क्वेश्चन एक स्टेटमेंट लिखी थी कि सबसे ज़्यादा इंडिया में दाल है, समझो लाल दाल होती है वो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। फिर सेकंड क्वेश्चन था कि हरी दाल होती है वो काली दाल से ज़्यादा उगाई जाती है। फिर थर्ड स्टेटमेंट कुछ और था दाल होता है। अब मैंने बोला यार इतना डिटेल में कैसे किसी को पता हो। तो इन टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ब्रॉड आउटलुक रखना पड़ता है अप्रोच करने के लिए। यार इंडिया में इतनी तरह की दाल उगती है, बहुत कम चांसेस ऐसे हैं कि शायद एक ही दाल के 50% से ज़्यादा रेशो। उस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच करते हो, एक एजुकेटेड गेस लेते हो और आप अडॉप्ट करते हो। तो उस तरीके से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना पड़ता है, एक ब्रॉड आउटलुक रख के। और एजुकेटेड आपको अपना आंसर वहाँ पे लेके आना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है हमेशा आपके आंसर वहाँ पे एग्जैक्टली सही नहीं हो। जैसे एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन इस तरीके का था कि विजयनगर एम्पायर में एक ट्रैवलर आए थे, उन्होंने वहाँ पे उस टाइम की औरतों को देखा था कि वो लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं। ये 4 चीज़ें मैं कब लिखती। एक था कि वो भविष्य देखती है, उस टाइम पर भविष्य देखती थी औरतें उस टाइम। तो एक था रेसलिंग करती है, एक टाइम था इस तरीके 2-3-4 एक्टिविटी लिखी थी। मैंने बोला यार ये मुझे क्या पता कि उस टाइम पे औरतें क्या करती थी और क्या एरा था जी। बट एक जनरली अगर मैंने इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया था कि विजयनगर एम्पायर जो था, कृष्णदेवराय और ये तेनाली रामन सबकी स्टोरीज पढ़ते हैं, तो उस टाइम का एम्पायर अपन अब देखते हैं एक लिबरल माइंडसेट का वो था। कंपेयर करें आप डेटा गुप्ता सीरीज में जहाँ पे वुमेन पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन आ गए थे, या फिर दिल्ली सल्तनत या मुगल फेस, उसके कंपैरिजन में ये पीरियड बहुत लिबरल था। तो मैंने बोला यार ये तो हो सकता है कि यार कोई ना कोई एक औरत तो कुछ ना कुछ कर ही रही होगी इस टाइप की चीज़। तो एक ब्रॉड आउटलुक से देखा मैंने कि यार ये सारी बुक्स पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि यार कोई भी औरत रेसलिंग नहीं कर रही थी, कोई भी औरत भविष्य नहीं देख रही। तो उस तरीके से अगर ब्रॉड आउटलुक होती है, मैंने क्या यार हो सकता है ये सब कर ही रहे होंगे एक मोमेंट। तो उस तरीके से उसको अटेम्प्ट किया, वो सही हुआ क्वेश्चन। तो एक ब्रॉड आउटलुक ज़रूर लगता है प्रीलिम्स में, एक माइंडसेट का गेम है। और एक लंबी मैराथन है ये। अगर आप सोच रहे हैं कि जल्दी इसमें रिजल्ट मिल जाएगा, हो सकता है मिल भी जाए, बट जो आपको पेशेंस और परसिवरेंस का टेस्ट होगा उसके लिए आप थोड़ा सा तैयार रहना। नहीं, आपने भारत का इतिहास पढ़ा है, क्या आपको एक अच्छी चीज़ और क्या आपको एक बुरी चीज़ लगती है भारत के इतिहास के बारे में? इतिहास पे मुझे सबसे अच्छा एस्पेक्ट जो लगता है, एक तो अपने कल्चर से अपन जुड़े रहे हैं। जो बाकी सारी सिविलाइजेशंस थी वो वैनिश हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना कल्चर को ही छोड़ दिया। एक अपना एडवांटेज हमेशा ये रहा है कि कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर से जुड़ के ही अपनी सभ्यताएं बढ़ेंगी। धीरे धीरे अपन इनिशियल फेजेस में देख लें, महाजनपद थे, फिर मौर्यन, गुप्ता, ये सब स्टेजेस आए हुए। फिर नॉर्थ में, साउथ में बड़े बड़े किंगडम बने, चोलास के इतने बड़े बड़े उन्होंने मंदिर बनाए। फिर दिल्ली सल्तनत, मुगल फेज में भी इतना आर्किटेक्चर हुआ। तो ये जो एक कनेक्टेड ग्रोथ हुई, ये हिस्टोरिकली मुझे अच्छी लगती है। सेकेंड एस्पेक्ट फ्रीडम स्ट्रगल का, जो एक अपन ने पीसफुल वे ऑफ सत्याग्रह, जो गांधीयन फेज है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फेज मुझे लगता है कि यार कैसे अपन ने, बोलते ना, एक लाठी से उनको बहा दिया ब्रिटिशर्स को। उनमें योगदान सारे ही प्लेयर्स का था, बट क्योंकि अपनी फ्रीडम स्ट्रगल एक पीसफुल स्ट्रगल थी, उसकी वजह से ही अपन आज अब 75 ईयर से ज़्यादा हो गया अपनी कंट्रीज़ को, एक भी कंट्री में मिलिट्री कोप नहीं हुआ। आप अपने नेबर्स देख लीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ पे वायलेंस के थ्रू इंडिपेंडेंस लिया गया। और जब वायलेंस के थ्रू इंडिपेंडेंस आया तो वो स्टेबल नहीं रह पाई गवर्नमेंट। नेपाल, श्रीलंका, कहीं पे भी देखेंगे तो एक के बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट मुझे लगता है।
एक हिस्टोरिकली कुछ गलत तो ऐसे नहीं कह पाऊँगा भाई कि ये चीज़ गलत है। आज अपने पास बैठने और कमेंट करने की लग्जरी है उन पे कि यार उस टाइम पे तो चीज़ें खैर अलग होती हैं, बट हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका ज़रूर मुझे अब गलत लगता है कि एक बहुत ज़्यादा एम्फेसिस ये रहता है कि क्या जंग किसने लड़ी, क्यों लड़ी, इस पे ज़्यादा एम्फेसिस है फिर स्कूल में। एंड रादर एम्फेसिस जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कर भी रही है कि वैल्यूज़ पे होना चाहिए और किस टाइप की वैल्यू वो कैरेक्टर दिखा रहा है। अगर अपन कोई कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे वो अशोका के बारे में पढ़ रहे हैं, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ रहे हैं, अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो क्या वैल्यू सिखाते थे। रात दिन जंग तो उनमें जो लड़के वो भी चले गए, बट क्या वैल्यूज़, क्या अपन उनसे सीख सकते हैं और क्या मैनेजमेंट लेसन अपन उनसे ले सकते हैं, वो अपने को सीखना चाहिए। शिवाजी से ही कितने मैनेजमेंट लेसन नहीं ले सकते। तो उस टाइप की अगर नॉलेज और आई थी और इंटरकनेक्टेड बच्चे पढ़ाई करेंगे हर सब्जेक्ट की तो ज़्यादा बेटर है। आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र किया, कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी इसमें कोई बदलाव किए गए हैं? आप इसके बारे में बताएंगे? इसमें पर्टिकुलरली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो कोई ऐसे स्पेसिफिक बदलाव नहीं है जो एग्ज़ाम पैटर्न से लेके या फिर वो, बट ज़रूर एक प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग की बात करी गई है कि किस तरीके से अपन शिक्षा को एक इंटीग्रेटेड माध्यम से देख पाए। सिर्फ एक बच्चे की पढ़ाई नहीं हो, एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड वो ना रहे, एक कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस किया गया है, एथिक्स का इम्पोर्टेंस बताया गया है, प्ले बेस्ड लर्निंग जो अपन पहले से कर रहे हैं उसको और इंक्रीज़ किया गया है। ये सब चीज़ों पर ज़रूर फोकस। जी, आज का लास्ट एंड कॉमन सवाल, सोशल मीडिया काफ़ी विद्यार्थियों पॉपुलर है और कई लोग इससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, सो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? इसमें मेरे को लगता है कि गौतम बुद्ध बोलते थे मिडिल मार्ग लो, मध्यम मार्ग, एक मध्यम मार्ग लेके चलना चाहिए। एकदम एक्सट्रीम ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि यार अपन फुल सोशल मीडिया पे इन्फाइनाइट स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, थोड़े टाइम बाद फ़ोन अपने को यूज़ करना है, अपन फ़ोन पे यूज़ नहीं कर रहे, तो वो एक तरीका सही नहीं है। और एकदम से कट ऑफ होना भी शायद आपको उतना सेटिस्फैक्शन ना दे जितना आप सोच रहे हैं। तो एक मिडिल बात देना चाहिए। जैसे मैं अपने फ़ोन में एक फोकस मोड होता है जिसमें आप सारी ऐप्स को जो डिस्टर्ब करते हैं आपको फोकस मोड पर डाल दिए। अगर आपको यूज़ करना है तो 5 मिनट ऑन किया उसको, 5 मिनट वो सारी ऐप्स फिर बंद देंगे। तो एक वो आपको रिकॉल देती है कि आप देखो उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना। ऐप्स पर टाइमर लगा लीजिए अगर आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है कि यार इस ऐप को मैं 30 मिनट से ज़्यादा यूज़ नहीं करूँ, अब मैं वो सुबह करूँ शाम में करूँ मेरी वजह। और सोशल मीडिया का एक प्रोडक्टिव यूज़ भी है, जैसे पढ़ाई को लेके डिस्कशंस को लेके, उसको आप यूज़ करिए। वैसे व्हाट्सएप पे अगर चर्चा नहीं होती, बेसिकली बहुत सारी चर्चाएँ टेलीग्राम पे होती, तो टेलीग्राम जैसे एक ऐप है उस पर काफ़ी डिस्कशन हो जाते हैं, ग्रुप्स भी बने हुए हैं, तो उसको आप पॉजिटिवली यूज़ कीजिए। जी, तो ये थे माधव अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको यूपीएससी क्लियर करने पर, एंड धन्यवाद अपना समय दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग।